बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई को पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मुझे बेच दिया। मैं मिन्नत करती रही, भाई ऐसा ना करो। बोला सुबह होते ही तुझे रुखसत कर दूंगा। मैं सारी रात रोती रही, मगर सुबह हुई तो भाई मुर्दा हालत में बिस्तर पर पड़ा हुआ था। भाभी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया और पुलिस ने मुझे जेल में डाल दिया। भाई के इल्ज़ाम में मुझे जब रिमांड पर ले जाने लगे तो मैं चीख चीख कर अपनी बेगुनाही बताने लगी, मगर किसी ने भी मेरी ना सुनी। तो तड़प कर या रहमान जूं ही पुकारा तो पुलिस वालों के पांव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे रब ने मुझे, भाई खुदा का नाम है मुझे मत बेचें, मैंने आपका बिगाड़ा ही क्या है। मैं मुसलसल रोते हुए अपने भाई के सामने मिन्नत समाजत कर रही थी, मगर साफ जाहिर था कि उस पर मेरे रोने का मुतलक असर नहीं हुआ था। मेरा अब मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनूंगा, ये बिला वजह का तमाशा लगाना बंद करो। ठीक है, नहीं बेचता तुम्हें, फिर मुझे जो पैसे चाहिए वो तुम खुद से दे दो। भाई मैं कहाँ से दूँ पैसे आपको, और आपके सामने अभी अभी मैं बीए करके फारिग हुई हूँ, मेरी तो कोई नौकरी भी नहीं है। तो ठीक है ना, शादी तो करनी है मैंने तुम्हारी, बस तुम्हें बेच दूंगा और अपना कर्ज उतार लूँगा। समझ रही हो तुम मेरी बात को, और ख़बरदार तुमने ये बात किसी और को बताने की कोशिश भी की तो। भाई गुस्से से मुझे कहते हुए वहाँ से चले गए। मेरा सर दर्द से फट रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। मेरे पास तो कोई और ऐसी पनाह भी नहीं थी जहाँ भागकर मैं खुद को बचा सकती। सामने मुझे सहन में भाभी खड़ी हुई दिखाई दी। मैं भागकर उनके पास गई और जाते ही भाभी पैर पकड़ लिए। भाभी खुदा का नाम है मुझे बचा लें, भाई मुझे बेच देंगे। ये कभी भी ऐसे नहीं थे कि न जाने इन्हें क्या हो गया है, मुझे बेचने की बात कर रहे हैं, अपनी बहन को बेचने की बात कर रहे हैं। मैं बोलती जा रही थी, जबकि भाभी सुकून से खड़ी मेरी बात सुनने के बाद बोली, मेरा बच्चे ये तुम दोनों का मामला है, तुम जानो और तुम्हारा भाई जाने मेरी क्या औकात, और बेहतर भी यही है कि तुम इन सब मामलात में मुझे मत शामिल करो। बेरहमी से कहकर भाभी जाने लगी तो मैंने उनकी कलाई थाम ली और कहा, भाभी प्लीज़ मेरी मदद करें, भाई आपकी बात मान जाएंगे। मेरा तुम्हारे भाई तो मेरी बात मान जाए, लेकिन मुझे ये बताओ वो अपना कर्जा कहाँ से पूरा करें। 3 दिनों से वो परेशान अपने पैसे उतारने के लिए इधर उधर हलकान हो रहे हैं, और वैसे वो तुम्हें किसी बाजार में थोड़ी बेच रहे हैं, तुम्हारी शादी ही तो कर रहे हैं ना। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे भाई के लिए आसानियाँ हों, जो तुम्हारा घर भी बन जाए और तुम्हारे भाई की मदद भी हो जाएगी। लेकिन भाभी मुझे अभी पढ़ना है, मुझे एमए करना है, मेरा अपने घर जाकर करना, जो कुछ करना हो। तुम्हारा शौहर बहुत अमीर है, आप प्लीज़ मुझे भी तंग ना करो, अपने भाई को मना लो। अगर किसी तरह वो मान जाते हैं तो भाभी सपाट लहजे में कहकर अपने कमरे में चली गई और जाकर दरवाज़ा भी बंद कर लिया, ताकि मैं उनके पीछे जाकर दोबारा से ये सब बातें ना शुरू कर दूँ। मेरे दिल को एक धक्का सा लगा। अभी 2 दिन पहले ही तो मैं अपना एक आखिरी पेपर देकर आई थी, कितनी खुश थी ना कि एमए में करूँगी, लेकिन ज़िंदगी ने मेरे लिए सब कुछ सोचा होगा। मुझे बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं था। मैं अपने कमरे में जाने लगी तो देखा दीवार से पड़ोसन हमारे घर में झांक रही थी। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि हमेशा वो लड़ाई के वक्त यूं ही दूसरों के घरों में झांकने लगती थी। मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं बोल पड़ी तो अपना सारा गुबार पड़ोसन पर निकाल दूंगी, जबकि इस मामले में उसकी कोई भी गलती नहीं थी। सो खामोशी से अपने कमरे में चली आई। मेरे अम्मा अब्बा की वफ़ात हो चुकी थी और ये भाई ही थे जिन्होंने मुझे पाला था। जब अम्मा अब्बा वफ़ात हुई तब भाई की शादी हो चुकी थी, मैं कम उम्र थी। भाई ने मुझे हमेशा अपनी औलाद की तरह ही पाला था, लेकिन आज यूँ अचानक वो मुझे बेचने की बात कर रहे थे। ये सब कुछ ही मैं हज़म नहीं कर पा रही थी। पूरी शाम इसी दुख में रही। भाई आए तो मैंने उनसे दोबारा बात करने की कोशिश की, जिस पर वो सख्ती से बोले, मायरा अब ये बात लेकर दोबारा मेरे पास मत आना, कल मैं तुम्हें रुखसत कर दूँगा। सो बेहतर है मुझे मनाने की बजाय अपने अच्छे नसीब की दुआ करो। बेटा शादी तो हमने तुम्हारी करनी है, तो क्या ये बेहतर नहीं इससे हमें भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। आखिर तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम पर इतने अखराजात किए हैं। मैं दम सादे भाई की बात सुन रही थी। बेलाखिर उन्होंने मुझे वहाँ से जाने का इशारा किया तो मायूसी से वापस कमरे में आ गई।
अभी मुझे कुछ देर हुई थी जब भाई और भाभी के कमरे से मुझे लड़ने की आवाज़ें आने लगी। मैं भागकर बाहर निकली तो सिर्फ एक जुमला मेरे कान में पड़ा था, ये कौन से कर्जे हैं जो तुमने चुकाने हैं और मुझे इस बात का इल्म नहीं है। भाभी इतने इंतहाई गुस्से से पूछ रही थी, जिस पर भाई भी बगैर कोई लिहाज किए सख्ती से बोले, जो भी कर्जे हैं कल मेरा के रुखसती के बाद तुम्हें बता दूंगा, इससे पहले मेरा दिमाग मत खराब करो। तभी भाई कमरे से बाहर निकले और सैन में मुझे खड़े हुए देखा। पहले वो कुछ कहने के लिए रुके मगर अगले ही लम्हे सर झटके मेरे करीब से चले गए। उनका ये रद्द अमल मुझे बहुत ज़्यादा खुला था। मैं कमरे में आ गई तो सामने भाभी बिस्तर पर अपना सर पकड़ कर बैठी थी। मैंने हल्के से दरवाज़ा बजाया तो उन्होंने चौंक कर मुझे देखा। फिर लम्हे भर में मैं उनके चेहरे के तासुरात एकदम से बदल गए। क्या बात है मेरा, कोई काम था तुम्हें? नहीं भाभी, वो आप और भाई लड़ रहे थे, मैंने शर्मिंदा होते हुए कहा, क्योंकि भाभी का रवैया बहुत सख्त था। यूं लग रहा था वो मुझे अभी खा जाएंगी। मैं ज़्यादा बातें नहीं पूछूंगी, मुझे सिर्फ इतना बताओ, जब तुम्हारे और तुम्हारे भाई के दरमियान लड़ाई हो रही थी क्या मैंने दखल अंदाजी करने की कोशिश की या आकर तुम दोनों के दरमियान कोई भी बात की या पूछी? तुम ही थी ना जो मेरे पास आई थी, मैं नहीं आई थी तुम्हारे पास। फिर तुम क्या सोचकर हमारे लड़ाई में यूं बगैर सोचे समझे कूद पड़ी हो? वो इंतहाई गुस्से से मुझे देखते हुए पूछ रही थी कि मैं अंदर ही अंदर कच्ची हो गई। वो अब मेरी वजह से लड़ रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझसे कोई भी बात नहीं बन पा रही थी, सो जो मुंह में आया कह दिया, क्योंकि इस वक्त भाभी के तेवर वाकई में बेहद सख्त लग रहे थे। मेरा मुझे इस वक्त तुमसे या किसी से भी बात नहीं करनी, सो प्लीज़ मेरे कमरे से चली जाओ। भाभी साहब को गो थी मगर इस कदर हो गई मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मुझे तकरीबन 3 साल हो गए थे इनके साथ रहते हुए और हमेशा इन्होंने ना बहुत ज़्यादा मोहब्बत और ना बहुत ज़्यादा सख्ती वाले लहजे में मुझसे बात की। हमेशा नपे तुले अंदाज में ही वो बात करती थी। मैं शर्मिंदा होकर वापस अपने कमरे में आ गई। वो पूरी रात हम तीनों ने जाग कर गुजारी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है और क्या नहीं। रात के तीसरे पैर मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। सो पहले तो मैं कमरे में ही चक्कर लगाने लगी, लेकिन जब ये बेचैनी गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती गई तो मैं बाहर निकल आई। वहाँ आकर देखा सैन में भाभी चारपाई बिछाए लेटी हुई थी और शायद सो भी रही थी। मैंने उन्हें तंग करना मुनासिब नहीं समझा और वापस कमरे में आ गई। सुबह मेरी आंख एक शोर से खुली। तकरीबन फजर के वक्त जाकर मुझे नींद आई थी, लेकिन अब जब आंख खुली तो काफ़ी शोर था। मैंने घबराकर कमरे से बाहर गई तो देखा घर में काफ़ी शोर था। मोहल्ले वाली खवातीन हमारे सैन में खड़ी आपस में बातें कर रही थी। यह मंजर मेरे लिए बहुत ही अजीब था, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि पूरा मोहल्ला एक साथ हमारे घर में जमा हो जाए। अम्मी अब्बा की वफ़ात के बाद मुझे देखकर औरतें एकदम से खामोश हो गईं और एक दूसरे को आंखों ही आंखों में अजीब व गरीब इशारे करने लगे, जो मैं देख तो सकती थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी क्या है, वो क्यों ये सब कर रही हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी तो सभी औरतों ने रास्ता छोड़ दिया और वो रास्ता भाई के कमरे की जानिब जा रहा था। अचानक से मेरे दिल को कुछ हुआ तो मैं तेज़ कदम उठाते जैसे ही कमरे में दाखिल हूँ तो सामने एक क़यामत का मंजर था। मेरे भाई आड़े तिरछे बिस्तर पर पड़े हुए थे और उनके जिस्म से खून निकल कर बिस्तर के साथ लगकर खुश्क हो चुका था, जबकि भाभी बेड के किनारे बैठी मुसलसल रो रही थी। भाई मैं चीखते हुए भाई के करीब जाने लगी तो एक औरत ने मुझे पकड़ लिया और आगे बढ़ने से रोकने लगी। जैसे ही भाभी की नज़रें मुझ पर पड़ी तो वो अपना सीना पीटते हुए बोली, इसी ने मारा है, आ गई कातिल मेरे शौहर की, यही है जिसने मेरे सुहाग को उजाड़ दिया, कोई पुलिस को बुलाओ, इसी ने जान ली है मेरे शौहर की। वो रोते मुसलसल एक ही जुमला कह रही थी, जबकि मैं हक्का बक्का इर्द गिर्द औरतों को देखकर नफ़ी में सर हिला रही थी और उन्हें बता रही थी, कोशिश कर रही थी कि मैंने अपने भाई को नहीं मारा, मगर वहाँ मेरे सुनने वाला कोई भी नहीं था। भाभी आपको गलतफहमी हुई है, मैं कैसे भाई की जान ले सकती हूँ? वो मुझे देखकर चीखते हुए बोली, तुम ले सकती हो, कल रात तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी की बात की थी जिस पर तुम बहुत गुस्सा हुई थी, पूछ लो, बेशक पूरे मोहल्ले ने सुनी थी। वो लड़ाई भाभी आप भी जानती हैं कि मैं क्यों लड़ी थी। भाई मेरे पैसे लेना चाहते थे मेरे शादी के बदले। ये कोई आम बात नहीं है कि मैं चुप होकर बैठ जाऊं, मेरा पूरा हक है कि मैं सवाल कर सकूं। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, क्योंकि जिस तरह से भाभी बयान करते हुए सबको ये बातें बता रही थी ये मुझे मुजरिम बना रहा था, हालांकि मैं इसमें कोई भी गलती नहीं की थी। तुम सवाल करती ना।
मगर तुमने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। खुदा तुम्हें गर्क करे। आपको अपनी झोलियाँ उठा उठा कर मुझे बद्दुआएं देने लगी। मैं हो न बने कभी अपने भाई को देखती तो कभी भाभी को। मुझे समझ नहीं आ रहा था इस वक्त मैं कौन सा गम मनाऊं, अपने भाई की मौत का या फिर उसी मौत का, इंसान खुद पर लगने का। मैं तो दोनों सूरतों में ही बात हो चुकी थी। कुछ न सूझा तो मैं भाभी के ऐन बराबर बैठ गई और रोते हुए कहा, भाभी आप भी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। अभी मैं अपना जुमला मुकम्मल भी नहीं कर सकी जब भाभी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर लगा दिया और उसी वक्त चीख कर बोली, पुलिस को बुलाओ, मैं इस औरत को नहीं बख्शूंगी जिसने मेरा घर उजाड़ दिया। मेरे मारे हैरत की उन्हें भी अभी देख रही थी जब बाहर मुझे पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। उनके कहने पर पहले ही किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। यह सायरन सुनकर मेरे हाथ मुंह कांपने लगे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। वहाँ तो छुपने की भी कोई जगह नहीं थी और मैं ये बात नहीं जानती थी कि सभी मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे और इस इल्ज़ाम को सच्चा करने के लिए हर तरह की कोशिश भी करेंगे। चंद लम्हों के अंदर अंदर पुलिस घर के अंदर आ चुकी थी और सभी लोगों को उन्होंने मौका वारदात से पीछे करके पट्टियाँ लगाना शुरू कर दी। भाभी पुलिस को देखकर पहले से ज़्यादा धाड़े मार मार कर रोने लगी, जिसकी बिना पर उन्होंने फ़ौरन ही मुझे हिरासत में ले लिया। मैं चीख चीख कर उन्हें अपनी बेगुनाही का बता रही थी, जिस पर लेडी कांस्टेबल सख्ती से बोली, देखो बीबी, तुम यहाँ पर जो भी बात करोगी वो तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में इस्तेमाल हो सकती है। सो बेहतर तुम्हारे लिए यही है कि खामोश रहो और अपना वकील ढूंढकर उसके ज़रिए हमसे बात करो। मगर मैंने अपने भाई को नहीं मारा, मैंने बेबसी से कहा, मगर उनकी सेहत पर कोई भी असर नहीं पड़ा था। उन्होंने मुझे हाथ कड़ी लगा दी और भाई की मैयत की तस्वीरें बनाने लगे। भाभी भी तो मार सकती हैं भाई को, इन पर भी तो शक किया जाना चाहिए। जब मुझे अपने बचाव का कोई हल सजाई ना दिया तो मैंने भाभी का नाम भी ले लिया। बीबी, हमने तुम्हारे हुक्म पर कार्रवाई नहीं करनी, समझ आ रही है ना तुम्हें? ये बात खामोश रहो। जब हमने हिरासत में लेना होगा हम ले लेंगे, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मजबूरन मुझे खामोश होना पड़ा और कुछ ही देर बाद गाड़ी में बिठाकर मुझे थाने ले आए। वहाँ कर भी मैं एक ही बात कर रही थी कि मैंने भाई को नहीं मारा। मैं कसम खा कहती हूँ कि इस सब में मेरा हाथ नहीं है, मगर इन्हें मेरे किसी भी जुमले से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। सो उन्होंने मुझे एक सेल में बंद कर दिया। वहाँ 3 ख़वातीन और मौजूद थीं जो मेरे अंदर जाते ही लपक कर मेरे करीब हैं और पूछा, क्या गुनाह करके आई है तू? मैं रोते हुए बोले, मेरे भाई के मौत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पर। चल कुछ नहीं होता। एक औरत ने मेरे कंधे पर हाथ रख के मुझे तसल्ली देना चाहिए तो मैं बौखला कर बोली, क्यों कुछ नहीं होता, मैंने अपने भाई को नहीं मारा है। इस बात पर दूसरी औरत मुस्कुराते हुए बोली, मारा है या नहीं मारा? अब ये तो लोग तुझे ऐसे तो नहीं जाने देंगे, नहीं भी मारा तो वो तेरे पेटे में पड़ेगा। मैं खामोश हो गई तो तीसरी औरत नरमी से बोली, क्या तुझे किसी पर शक है या तो तू असल मुजरिम को जानती है? इस वक्त मेरा दिमाग फट रहा था। मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और एक तरफ होकर दीवार पर सर टिकाए बैठ गई। इन तीनों औरतों ने भी मुझे मज़ीद तक करना मुनासिब नहीं समझा और खामोशी से एक तरफ लगकर अपने कामों में मगन हो गई। मैं जैसे ही अलग होकर बैठी तो भाई का दुख एकदम से मुझ पर हावी होने लगा। पहले आंसू निकले और उसके बाद मेरी चीखें। मैं एक जानिब लगी बहन करते हुए रो रही थी, मेरा भाई मर गया। और इस बात का एहसास मुझे भाई की मैयत को देखकर नहीं बल्कि यहाँ इस कोठरी में बैठकर हो रहा था। उस वक्त तो यही बात मेरे दिमाग में चकरा रही थी कि मैंने भाई को नहीं मारा है। अब जब ज़रा तन्हाई मुयस्सर आई तो ज़रा दुख आंसू और चीखों में बहने लगा। जैसे जैसे मेरे रोने में शिद्दत आती जा रही थी वैसे ही मेरा जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था। तभी लेडी कांस्टेबल मेरे पास आई और सख्ती से बोली कि तेरा घर नहीं है जहाँ बैठकर तू बैंकें मार रही है, खामोश हो जा, पूरे थाने को सर पे उठा रखा हुआ है। मैंने चीख कर कहा, भाई मरा है मेरा, मरा नहीं है, तूने मारा है और अब ये ड्रामे मत करो। वो बेरहमी से बोलकर वापस चली गई, जबकि मेरा दिल शीदत जज्बात से फट रहा था और रोने की शिद्दत में भी पहले से ज़्यादा इजाफा हो चुका था। मैंने अपने दुपट्टे का पल्लू लेकर मुँह में दिया और चीखें मारकर रोने लगी, जिससे आवाज़ बाहर तक नहीं जा रही थी। काफ़ी देर यूं ही रोने के बाद मैं निडाल होकर एक तरफ बैठ गई। एक दिन गुजरा, फिर दूसरा दिन और फिर तीसरा। जब मेरा पता लेने कोई भी पीछे नहीं आया, मुझे यूं लग रहा था न जाने कितनी सदियों से मैं इस कोठड़ी में बंद हूँ। मेरा भाई कब्रों में भी जा चुका था और इसके अलावा मेरा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं था। फिर कौन था
मेरा हाल लेने तीसरे दिन शाम के वक्त मुझे लेडी कांस्टेबल अपने साथ ले गई कि तुम्हारी मुलाकात आई है। मैं खामोशी से उसके साथ गई तो देखा आगे भाभी स्याह चादर में लिपटी हुई बैठी थी। उन्हें देखकर मैं जल्दी से बोली, भाभी क्या आपको यकीन आ गया है? मैंने भाई की जान नहीं ली। मैं कसम खाकर कहती हूँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं कैसे यकीन कर लूँ तुमसे? ये तुम्हारे भाई की लड़ाई हुई थी और अगले दिन उन्होंने तुम्हारी रुखसती करनी थी, लेकिन तभी वो जान से हाथ धो बैठे। मैं उनकी बात सुनकर चुप कर गई क्योंकि जानती थी जितना भी उन्हें मनाने की कोशिश कर लेती वो कभी भी मेरी बात ना समझती। मैं कोशिश करके तुमसे यही केस हटवा सकती हूँ, मगर फिर तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगी। पर वो क्या होगा? मैंने बगैर किसी जोश के पूछा, क्योंकि अब मेरी सारी दुनिया से उम्मीदें टूट चुकी थी। जब मेरा भाई नहीं रहा था तो मैं किससे उम्मीद लगाती? मैं तुम्हारी शादी करूंगी अपने भाई के साथ। अगर तुम उसकी बीवी बनने के लिए तैयार हो तो मैं अपने शौहर का खून भी तुम्हें माफ़ कर दूंगी। उनकी बात सुनकर मेरा दिमाग एकदम से घूम गया। वो कह क्या रही थी? उनका भाई यानी वो पैदाइशी मजदूर इंसान जिसके मुंह से हर वक्त रालें टपकती रहती हैं और वो खुद से वॉशरूम जाने के भी काबिल नहीं है, क्या वो उससे मेरी शादी करना चाहती है? ये बात सुनकर मेरा दिमाग फटने वाला हो गया। भाभी आपने ये सोचा भी तो कैसे? सोचा मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। जब मैंने अपने भाई को मारा ही नहीं है तो क्यों बिला वजह क्या सज़ा काटूं? वो कंधे उचकाकर बोली, देख लो मेरा, मैं तो तुम्हारी भलाई में चाह रही थी। मैं मौलवी साहब से तुम्हारा निकाह पिछली तारीखों में दर्ज करवा कर कोर्ट में ये साबित कर दूंगी कि तुम भी जहनी तौर पर ठीक नहीं है। इस तरह बड़ी आसानी के साथ तुम बच जाओगी। अगर तुम्हारा निकाह किसी आम इंसान के साथ करती हूँ तो वो ये बात कभी भी कबूल नहीं करेगा, और अगर यही निकाह अपनी मजदूर भाई के साथ कर दूंगी तो सभी तुम्हें पागल समझने में एक लम्हा भी नहीं लगाएंगे, और इस तरह तुम अपने भाई के केस से बड़ी आसानी से के साथ निकल जाओगी। भाभी आप ये सब कुछ कहते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे कम से कम आपको तो मुझ पर यकीन करना चाहिए। दुनिया नहीं करती तो मुझे दुनिया की परवाह भी नहीं है। आपने तो मुझे माँ बनकर पाला है, तो क्या आपको लगता है कि मैं अपने भाई की जान ले सकती हूँ? वो कंधे उचकाकर बोली, मेरा जो कुछ मेरे और मेरे शौहर के साथ हुआ है उसके बाद मैं किसी पर भी एतबार नहीं कर सकती। मुझे क्या पता कि रात के अंधेरे में तुमने उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाई। अब तो मैं खुद पर भी एतबार करने से डर रही हूँ। 2 दिन है तुम्हारे पास, अच्छी तरह सोच लो। एतवार की शाम को आऊँगी, तब अपना फैसला मुझे बता देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये कहकर उन्होंने अपनी चादर अच्छे से ओढ़ी और वहाँ से चली गईं। पीछे मैं हैरत से उनकी बात को सोचने लगी। जब कांस्टेबल ने मुझे वहाँ से उठाकर वापस कोठरी में बंद कर दिया, कितनी ही देर में ये सब कुछ सोचती रही, जब अचानक मेरा जिस्म हौले हौले कांपने लगा। पहले तो मैंने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब मेरी कैफियत बदलने लगी तो मैंने अपना दुपट्टा अच्छे से अपने ऊपर ओढ़ लिया ताकि मुझे ठंड ना लगे। वहाँ मौजूद एक खातून जिसका नाम रोबीना था मेरे पास आई और पूछा, परेशान लग रही हो, किससे मिलकर आई हो? अभी मैं उन्हें पूरी बात तो पहले ही बता चुकी थी, पर उन्होंने यही कहा था कि तुम्हारे भाई को तुम्हारी भाभी नहीं मारा है। जबकि मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, सो मैंने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब रुबीना ने मुझसे पूछा तो मैं रोने लगी और उसे पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर वो नरमी से मेरा हाथ थाम कर बोली, परेशान मत हो, अपने लिए दुआ करो, अल्लाह से मदद मांगो, तो देखना तुम्हारा मसला कितनी जल्दी हल होता है। आपने भी तो मांगी होगी अल्लाह से दुआ मदद, तो फिर अब आप तक आप यहाँ क्यों मौजूद हैं? आपको भी तो यहाँ से निकल जाना चाहिए था। मैं उस वक्त इंतहाई बागी हो रही थी। हर शय मुझे मायूसी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैंने यह जुमले भी इंतहाई सख्त लहजे में कहे, जिस पर वो मुस्कुराते हुए बोली, लड़की, अल्लाह के हर अमर में एक राज छुपा होता है। क्या पता मैं यहाँ पर तुम्हारी रिहाई के लिए बंद हूँ। मैंने तेज़ी से उस औरत को देखा जो मुस्कुरा रही थी, और उसकी मुस्कुराहट कोई आम मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि उसमें वाकई कोई राज छुपा हुआ था। हत्ता कि उसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा चमक रही थीं। एक लम्हे के लिए तो मैं उस औरत से डर गई, जिस पर वो कहकहा लगा कर बोली, अरे पगली, तुम तो डर गई हो। चलो कोई बात नहीं, मैं कह रही हूँ ना, दुआ करो, वो रहमान है, वो तुम्हारी दुआ ज़रूर सुनेगा। बस थोड़ा इंतज़ार करो और देखना जो मुजरिम है वो खुद बहुत सामने आ जाएगा। मैंने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन अभी तक ये नहीं जान पाई थी कि दुआ कैसे करूं। मुझे शर्मिंदगी हो रही थी रब के सामने जाने से, क्योंकि मैंने अपनी परेशानी में बहुत बड़े बड़े जुमले बोल दिए थे। ये बात मैंने उस औरत को तो नहीं की, लेकिन खामोशी से अपने घुटनों पर सर टिका कर बैठ गई। वो भी बाकी दोनों ख़वातीन से बातें करने लगी। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था।
जैसे ये सब मुझे कोई समझाने के लिए हो रहा है, ये शायद मुझे किसी शय से बचाया जा रहा है। ये जो कुछ भी था मैं वाज़ेह तौर पर नहीं जान पा रही थी। एक दिन यूं ही बीत गया, ना मैंने दुआ की और ना ही कुछ और एतवार का दिन भी ऐसे ही निकल गया। तब भी शाम में मेरी भाभी वापस आई और मुझसे जवाब मांगा। कौन सा जवाब? मैंने संजीदगी से पूछा। तो वो सपाट लहजे में बोली, क्या तुम्हें मेरे भाई के साथ ये निकाह कबूल है या तुम्हें इन सब मामलात से बचा सकता है? भाभी, जब मैंने ये सब कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों डरूं? बेशक मैं गुनाहगार हूं, लेकिन मुझे अपने रब से पूरी उम्मीद है, वो मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा। और आपके भाई से निकाह करके मैं इस बात पर मोहर तो हरगिज़ नहीं लगाऊंगी कि अपने भाई के कत्ल के इल्ज़ाम से बचने के लिए मैंने ये सब किया है। मेरा एक मरतबा फिर सोच लो, मैं जो कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूँ, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। मैंने वकील से भी बात कर ली है, सोच लिया मैं डरूं तो तब जब मेरा कोई गुनाह हो। अगर गुनाह के बगैर ही मुझे फांसी पर लगना है तो फिर यही मेरी किस्मत है और मुझे यही मंजूर है। दोबारा आप यहाँ मत आइएगा। पता नहीं क्यों वहाँ खड़े खड़े ही मुझे भाभी से शदीद नफरत महसूस होने लगी, जैसे इन सब के पीछे भाभी का ही हाथ हो, लेकिन ये सब किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा मायरा, याद रखा मेरी बात को। कुर्सी से खड़े होते हुए वो सख्त लहजे में बोली। उनका चेहरा भी लाल भुमो का हो रहा था। वो वहाँ से चली गई तो बजाय परेशान होने के मुझे अपने अंदर एक इत्मीनान सा होने लगा, जैसे मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया हो। मैं पुरसकून होकर वापस आ गई। तभी मैंने महसूस किया कि रुबीना मेरी तरफ देखकर धीमे अंदाज में मुस्कुरा रही थी। तुम्हें क्या हुआ? मेरी बात पर वो मुनफ़ी में सर हिलाकर बोली, कुछ नहीं, और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, परेशान नहीं हो, तुम्हारा रब है ना तुम्हारे साथ। उसके ये अल्फाज सुनकर मुझे अपने अंदर बिजली सी ताकत थरकती हुई महसूस हुई, जैसे अब वाकई मुझे कुछ नहीं हो सकता। वो रात मैंने बहुत पुरसकून अंदाज में सो कर गुजार दी। तकरीबन फजर के वक्त अचानक ख्वाब से मेरी आंख खुली। मेरा भाई मेरे ख्वाब में आया था और बहुत परेशान था। हमारे घर में एक दरख्त मौजूद था। वो उसी दरख्त के साथ टेक लगाकर रोते हुए कह रहा था, मायरा किसी पर यकीन मत करना, किसी पर का मतलब किसी पर भी नहीं, और जो कुछ वो औरत कह रही है वो ठीक कह रही है, उसकी बात मानो तुम। उसके बाद अचानक ही मेरी आंख खुल गई। मैंने बौखला कर इधर उधर देखा, मगर पूरी कोठरी में ज़रा सा भी शोर नहीं था। तभी मेरी नज़र रुबीना पर पड़ी, जो एक कोने में जाए नमाज बिछाए इबादत करने में मसरूफ़ थी। उसे देखकर हकीकतन एक लम्हे के लिए तो मैं काफ़ी डर गई। एक तो इतना अजीब ख्वाब, फिर अपने सामने उसे यूं देखना। वो अपनी इबादत में पूरी तरह से मगन थी। मैं दीवार के साथ टेक लगाकर अपने ख्वाब के मुतालिक सोच रही थी। मेरा भाई मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा था? वो किस औरत की बात कर रहा था? भाभी की नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो भाभी की बात कर रहे थे। तभी मेरी नज़र दोबारा रुबीना पर पड़ी, जो अब सलाम फेर रही थी। सलाम फेरने के बाद उसने मुस्कुराकर मुझे देखा तो मेरे दिमाग में अजीब सा झुमका हुआ। हाँ, मेरा भाई रुबीना के मुतल्लिक की बात कर रहा था कि मुझे उस पर यकीन करना चाहिए, जो औरत कहे वो मुझे वही करना चाहिए। ये बात सोचते ही मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैं काफ़ी घबरा गई। तभी रुबीना नरमी से मेरे करीब है और मुझे पानी पिलाकर पुरसुकून करने की कोशिश करने लगी। मुझे मेरा भाई ख्वाब में दिखाई दिया था। उसने बगैर कोई रद्द अमल दिया खामोशी से मेरी बात सुनना जारी रखी। वो कह रहा था किसी पर एतबार नहीं करना। इतना बोलकर मैं खामोश हो गई। वो नरमी से बोली, बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि जैसे तुम बता रही हो कि तुम्हें इन सारे हालात में जानबूझकर फंसाया गया है, इसका नतीजा तो यही बनता है कि तुम्हें किसी पर भी एतबार नहीं करना चाहिए। रुबीना ने बड़ी शफाफ मुस्कुराहट के साथ कहा। वो ये भी कह रहा था कि उस औरत की बात पर यकीन करो, वो अभी भी काफ़ी पुरसकून लग रही थी। मुझे लगता है कि आपकी बात कर रहा था। जब उसने कोई रद्द अमल नहीं दिया तो मैंने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए अगला जुमला भी कह डाला। अब की मर्तबा वो ज़रा सी चौंकी थी। सिर्फ अपने दिल की सुनो। अगर तुम्हारा दिल मुझ पर यकीन करना चाहता है तो उसे करने दो, अगर नहीं करना चाहता तो ज़बरदस्ती मत करो। चलो उठो, शाबाश। मैं देख रही हूँ जब से तुम आई हो तुमने एक मर्तबा भी नमाज नहीं पढ़ी। उसके कहने पर मैंने फजर की नमाज अदा की और फिर अपनी कैद के बाद पहली मर्तबा रो रो कर रब से मदद मांगी। वो अब कुरान पाक पढ़ने में मसरूफ़ हो चुकी थी और मैं कितनी ही देर जाए नमाज पर बैठी दुआ मांगते रही। दुआ मांगने के बाद मैं बहुत हद तक पुरसकून हो गई। आज मेरी अदालत में पहली पेशी थी। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन अंदर ही कहीं बहुत ज़्यादा मुतमईन भी थी। मैं काफ़ी देर यूं ही दीवार के साथ लग कर बैठी रही।
तभी कांस्टेबल अंदर आए और मुझे अपने साथ चलने का बोला। मैंने रुबीना की जानिब देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, परेशान मत होना, खुद पर यकीन रखना, जो तुम्हारा दिल कहे सिर्फ वही करना। ये बात सुनकर मैं बहुत हल्की फुल्की हो गई। बाहर आई तो वैन में बिठाकर मुझे अदालत में ले जाया गया, जहाँ पहले से ही मेरी भाभी मौजूद थी। वहाँ जाकर मुझे इल्म हुआ कि मेरे खिलाफ मेरी भाभी भी ही मुकदमा लड़ रही हैं। यह खबर मेरे लिए किसी धचके से कम नहीं थी। ये जानना कि मेरे अपने ही मुझे कटहरे में खड़ा कर चुके हैं। उसी दिन कोर्ट में पुलिस ने मेरा रिमांड मांगा, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये बात सुनकर मेरा जिस्म पूरी तरह से कांपने लगा। मैं मुसलसल रब से यही दुआ कर रही थी कि ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन मुखालिफ सिमत में मेरी पूरी कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह मेरा रिमांड हासिल कर लिया जाए। मैंने बेख्तियार आंखों आंसू लिए छत की जानिब देखकर अल्लाह को पुकारा और कहा, ए रहमान, तू ही है जो मुझे इस सारे मसले से निकाल सकता है, क्योंकि सिर्फ तू ही वो वाहिद गवाह है जो जानता है कि मैंने ये सब नहीं किया। ये जुमला कहकर मैं पुरसकून हो गई। इसके बाद ये शक में बेशक मेरा रिमांड लिया जाता या ना लिया जाता, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब ये जज मेरे रिमांड का फैसला करने ही वाला था। जब कोर्ट में एक आदमी दाखिल हुआ, उस आदमी को देखकर सब लोग चौंक गए, क्योंकि हम में से कोई भी उसे नहीं जानता था। वो अंदर दाखिल हुआ और मुझे देखकर मुझे आवाज़ में बोला कि मैं इनका वकील हूँ, जो बात करनी है मुझसे की जाए। ये बात सुनकर मैं चौंक गई। वो शख्स आ गया, आकर जज को अपना तारुफ करवाने के बाद फिर वही बात की कि वो मेरा वकील है। ये सुनकर पूरे कमरे में अजीब सी हलचल मच चुकी थी। फिर वो बोलना शुरू हुआ तो बोलता ही चला गया। न जाने उसने कौन कौन सी दलीलें देकर मेरा रिमांड लेने से रुकवा दिया। मेरा दिमाग बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था। बस मैं हैरत से उस अजनबी शख्स को देख रही थी, जो दरमियानी उम्र का था, शायद मेरे भाई की उम्र का ही था। उसके बाद पुलिस मुझे अपने साथ लेकर जाने लगी तो उसने इशारा करके उन्हें रोक दिया और मेरे पास आकर नरमी से बोला, मायरा, परेशान मत होना, मैं तुमसे जेल में मिलने आऊँगा और तुम वाक़े की तफसील लूँगा। बस कुछ दिन मुश्किल के हैं, जिसके बाद आसानी होगी इंशाअल्लाह। मगर आप हैं कौन? मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकला था। वो मुस्कुराते हुए बोला, अभी इन बातों का वक्त नहीं है, जब असल वक्त आएगा तब मैं अपना तारुफ भी करवा दूंगा। अभी तुम पुरसकून हो और ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उसके बाद पुलिस ने मुझे मज़ीद वहाँ पर रुकने की मोहलत नहीं दी। मैं वापस थाने आ गई तो रुबीना मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तो बताओ फिर बच गई ना? नहीं हुआ ना तुम्हारा रिमांड? मैं जो उसे आज वाला वाक़या बताने के लिए काफ़ी बेताब थी, उसकी बात सुनकर मुझे एक नया झटका लगा। तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुमने भेजा था उस आदमी को? वो कंधे उचकाकर बोली, ज़रूरी नहीं कि मैं ही तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करूं। हो सकता है ये तुम्हारी ही कोई दुआ कबूल हुई हो और ऐन मौका पर वो शख्स वहां पहुंच गया हो। लेकिन कैसे हो सकता है? मैं उस आदमी को जानती भी नहीं, हत्ता कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं एक वकील हायर कर सकूँ। फिर वो कौन था? रुबीना, मेरे अंदर एक बेचैनी सी लगी थी ये जानने की कि आखिर वो कौन था। वो मैंने तुम्हें समझाया था ना कि परेशान मत होना, जो हो रहा है सुकून से देखना। अब अपने सवाल डालकर हालात को अपने खिलाफ मुखालिफ में मत करो। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, तुम्हारे रब की मर्जी से हो रहा है। सुन रही हो ना मेरी बात? मैं खामोशी से उसके बाद सुनने के बाद बोली, तुम मुझे आम इंसान नहीं लगती। उस पर वो खिलखिलाकर वो मुस्कराई और बोली, आम तो तुम नहीं हो, तभी तो तुम्हारी ड्यूटियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। क्या मतलब? मैंने नासमझी से पूछा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम अभी नहीं समझोगी और बेहतर है इस जानब अपना ध्यान ही ना लगा, सिर्फ अपने रब से दुआ करो। उस वक्त मुझे रुबीना से बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हुआ, पता नहीं क्यों, मगर वो मुझे कोई आम इंसान नहीं लग रही थी, जैसे वो हर बात से हर राज से वाकिफ़ हो। वो मुड़ने लगी तो मैं जल्दी से बोल उठी, तुम जानती हो ना अपने भाई को मैंने नहीं मारा। इस बात पर रुबीना ने पलट कर मुझे देखा और नरमी से बोली, जब तुम ये बात कह रही हो तो मुझे तुम्हारी बात का यकीन है। नहीं, मेरी बात का यकीन नहीं करो तुम, इल्म है ना, तुम देख सकती हो, बताओ जानती हो ना मैंने नहीं मारा। इस बात पर वो मुबहम सा मुस्कुराकर वापस पलट गई, जबकि मेरे जिस्म के सारे बार खड़े हो चुके थे। यानी वो वाकई में कोई आम इंसान नहीं थी। मैं अपनी शशोपंज में ही मुब्तला थी। जब कांस्टेबल मुझे अपने साथ मुलाकाती कमरे में ले गई, मुझे उम्मीद थी कि भाभी मुझसे मिलने आई होगी, लेकिन उनकी बजाय वही वकील था जिसने आज मुझे रिमांड से बचाया था। आप गैर मुतवक्के तौर पर उसके सामने देखकर मैं सिर्फ इतना ही
कह सकी, जी मैं क्यों, आपको यकीन नहीं था मैं आऊँगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इतना बोलकर मैं खामोश हो गई। तो वो नरमी से बोला, चलें आप मुझे पूरा वाक़या बताएं, उस रात क्या क्या हुआ था, ताकि मैं अपना केस अच्छी तरह तैयार कर सकूं। मैंने उस रात होने वाले पूरे वाक़या का जिक्र वकील से कर दिया, जिसे सुनने के बाद वो अपने उसी नरम लहजे में बोला, क्या आपको अपने भाई पर यकीन नहीं था कि वो आपके लिए अच्छा फ़ैसला नहीं ले सकते? इस बात पर मैं चौंक गई। कहना क्या चाहते हैं आप? यही क्या आपको लगा था वो वाकई आपको भेज देंगे? हाँ, ऐसी ही बात थी। उस वक्त भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, मेरी एक बात भी नहीं सुन रहे थे। क्या वो आपसे गुस्से में थे? क्या आपने कुछ ऐसा किया था जिससे उन्हें गुस्सा आया? मैंने नफ़ी में सर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा था। बाहर से आए तभी बहुत गुस्से में थे और मेरी शादी करके कीमत वसूल करना चाहते थे। तो आपको क्यों लगता है वो आपसे नाराज़ है? हो सकता है कुछ और मामलात हों, या फिर वो शादी आपके भले के लिए कर रहा हो और आपको इस बात का अंदाज़ा ना हो। मैं उस वकील की बातों पर काफ़ी शशोपन का शिकार हो रही थी, क्योंकि उसके सवालात ही ऐसे थे। क्या आपको किसी पर शक है जो आपके भाई को मार सकता है? हाँ, अपनी भाभी पर। वो रात को लड़े थे। जब आधी रात को मैं बाहर निकली तो वो सहन में मौजूद थी। मुझे जो कुछ याद है मैंने वो सभी उस वकील को बता दिया। वो इंतहाई गौर से मेरी हर बात सुन रहा था कि उसके बाद जेल में आपसे भाभी आपसे मिलने आई थी। मुझे वो मुलाकात याद आई तो मैंने हमारी पिछली मुलाकात की भी सब बातें उस वकील को बता दी कि कैसे भाभी ने अपने मजूर भाई से मेरा निकाह करवाने की बात कर रही थी। ये बात सुनकर उस वकील के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और वो अपनी फाइल बंद करते हुए बोला, बस आप परेशान ना हो, अब ये केस मैं खुद से हल कर लूँगा, आप सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल रखें। मैं वापस अपने सेल में आई तो रुबीना अब भी मुस्कुरा रही थी। मुझे बड़ा चुंबा हुआ तो मैं सीधा उसके पास गई और जाकर पूछा, कौन हो तुम? मुझे सच सच बताओ। वो अपनी असली नरम मुस्कुराहट के साथ बोली, मुझे अल्लाह पाक ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है ताकि मैं तुम्हें पुरसुकून करूं। वही बात है ना, हमारा रब बहुत सोना है। जब हम उससे कुछ मांगते हैं तो वो हमें कभी भी मायूस नहीं करता। तुम भी परेशान मत होना, इस सारे केस से बड़े आराम से निकल जाओगी और क्यों, साथी भी बहुत अच्छा मिलेगा। मेरे सारे सवाल ख़त्म हो चुके थे और मैं समझ गई थी रुबीना को वहाँ वाकई मुझे तसल्ली देने के लिए भेजा गया है। क्या तुम बता सकती हो मेरे भाई ने किसका कर्जा देना था? वो संजीदगी से बोली, मेरा वक्त से पहले जानने की कोई भी कोशिश मत करो, ये सब तुम्हारे सामने खुल जाएगा, मगर ज़रा सा वक्त लगेगा। अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। मैं खामोश हो गई और उसके बाद वाकई मैंने उससे कुछ भी नहीं पूछा था। मेरी अगली पेशी पर मेरे वकील ने बड़ी जान से पूरा किया लड़ा था और इस पेशी के दौरान उसने ये साबित करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि कत्ल मेरी भाभी ने किया है, क्योंकि मेरा का भाई उसकी कहीं और शादी करना चाहता था, मगर उसकी भाभी अपनी नंद का निकाह अपने मजूर भाई से करवाना चाहती थी। इसी दौरान इन दोनों की झड़प हो गई तो बीवी ने अपने शोहर की जान ले ली। इस पेशी से पहले मेरे वकील ने मुझे अच्छे से समझा दिया था कि तुम कोई बात मत करना, बस जो मैं कहूँ उसकी हाँ में हाँ मिलाना। मैंने भाभी को देखा तो उनके चेहरे की रंगत एकदम से फक हो चुकी थी। पता नहीं कैसी कैसी दलीलें देकर तीनों पेशियों में ना सिर्फ मेरा केस खत्म हो गया बल्कि वो केस हम जीत भी चुके थे और मेरे वकील ने यह बात भी साबित कर दी थी कि वाकई में मेरे भाई को उनकी बीवी ने ही मारा था और मैं रिहा हो गई। तो मैं उस वकील का शुक्रिया अदा करने उसके दफ्तर गई, साथ उसकी फ़ीस भी पूछने। तो वो मुस्कुराते हुए बोला, बस फीस यही है, आप मुझसे शादी कर लें। यह बात मेरे लिए काफ़ी हैरान कन थी। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? यह बात मैंने चौंक कर पूछा तो वो नरमी से मुस्कुराते हुए बोला, मैंने ये बात कोर्ट में नहीं आने दी, मगर अब आपसे मज़ीद नहीं छुपा सकता। आपके भाई मुझसे ही आपका निकाह करना चाहते थे क्योंकि उन्हें अपनी बीवी के ज़हन का इल्म हो गया था जो अपने मजूर भाई से आपकी शादी करना चाहती थी। वो बहुत गुस्से में मेरे पास आया तो मैंने हामी भर ली। बहुत अच्छा दोस्त था वो मेरा। घर जाकर उसने ये सब ड्रामा किया ताकि उसकी बीवी उस पर प्रेशर ना डाल सके और पैसों की बात सुनकर मान जाए, मगर उसने फिर से खेल खेला और अपने शोहर को ही कत्ल करके इल्ज़ाम तुम पर डाल दिया ताकि तुम डर जाओ और उसके भाई से शादी करो। खैर, ये सारे हालात तुम्हारे सामने हैं। अब बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे एक लम्हा भी नहीं लगा था सोचने के लिए, क्योंकि मैं जान गई थी हालात ने हम दोनों का मिलना ऐसे ही लिखा है और रुबीना भी मुझे इस शख्स के मुतालिब कुछ मुस्बत बातें और ढके छुपे इशारे दे चुकी थी। ऊपर से मेरा भाई भी इस शख्स से मेरी शादी करवाने की ख्वाहिश के बदले दुनिया से चला गया था, तो मैं कैसे इसे क्यों इनकार करती भला। दोस्तों, ये स्टोरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।